हमारा लड़का है, बताइए अब कहाँ भेजें, बताइए हाई अफसर बनाना है, ऑफिसर नहीं अफसर। हमारे यहाँ ऐसा होता है। बट सरकारी स्कूल का पढ़ने वाला लड़का गांव से, हिंदी मीडियम वाला, अब शहर आया, बड़े बड़े कोचिंग्स, बड़े बड़े शीशा की इमारतें, काफी अलग ही माहौल था। सच बताएं तो हम डर गए थे भाई। अब सोचिए कि गांव का एक लड़का जब अपने माँ बाप की गाड़ी कमाई लेकर के शहर जाता है पढ़ने के लिए, और वो वहां जाकर कुछ ऐसा कर रहा है जो अपने पापा को बता भी नहीं सकता, रिश्तेदारों को समझा भी नहीं सकता कि वो एक्चुअली कर क्या रहा है। और वो वीडियोस मेरा चेहरा नेशनल लेवल पे, इंडिया लेवल पे वायरल कर दिया। थैंक यू। बिहार एक ऐसा प्रदेश जहां डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी ऑफिसर, इसके अलावा कुछ भी चीजें समझ में नहीं आती है। और मैं एक्टर बनना चाहता था। घर का इकलौता बेटा, जिम्मेदारियां बहुत सारी। मुझे ऐसा लगता है कि यूपी बिहार के लड़कों की आधी सफलता तभी मिल जाती है जब वो अपने ड्रीम्स और अपने प्लानिंग्स के लिए अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लेते हैं। और मैं मिडिल क्लास और लोअर क्लास के बीच की फैमिली से था। मेरे पापा दुकानदार थे और फैमिली में पैसों के अभाव को मैंने देखा था बहुत करीब से। अब इन सबके बीच एक ऐसी दुनिया जिसे समझना मेरे लिए मुश्किल और मेरे माँ बाप के लिए नामुमकिन सा था। तो इन सबसे लड़के कैसे मैंने अपने सपनों को जिंदा रखा, पूरा किया और वायरल कलाकार तक पहुंचा, बस इसी की कहानी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। नमस्कार फ्रॉम वायरल कलाकार। मेरा नाम उज्जवल है और आप सब मुझे वायरल कलाकार के नाम से जानते हैं। वायरल कलाकार एक यूट्यूब चैनल है जहां पे हम लोग एंटरटेनिंग, इंस्पायरिंग कंटेंट, वीडियोस, स्केचेस बनाते हैं। मेरा जो जन्म है वो बिहार रोहतास जिले के बिक्रमगंज शहर के एक छोटे से गांव शिवपुर में हुआ। बचपन हमारा सरकारी स्कूल में गुजरा। सरकारी स्कूल से 10वीं तक पढ़ाई की। मुझे याद है हमारे स्कूल में कोई चेयर्स, कोई बेंचेस खास तरह के नहीं होते थे। हम लोग ऐसे बोरी लेके जाते थे अपने घर से और उसको बिछा करके उस पर बैठते थे और अपनी मनपसंद की सीट हो, इसलिए हम कोशिश करते थे कि हम सबसे पहले पहुंचे, हम सबसे पहले जाएं। और यह जिंदगी की मेरी पहली सीख थी कि अगर आपको अपनी जगह बनानी है, अगर आपको अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, तो आपको खुद को सबसे पहले सबसे आगे करना होगा। इसलिए मैंने जो भी चीज़ें अपने लाइफ में करी है वो ऐसे कि अगर मुझे ये चीज़ पसंद आ रही है तो मैंने वो शुरू करी। तो मेरे पेरेंट्स बहुत प्रोग्रेसिव थे। वो बस ये चाहते थे कि मेरा इकलौता जो लड़का है वो कभी फेल्यूर महसूस ना करे, वो कभी फेल ना हो अपने फील्ड में। और मुझे भी ऐसा लगता है कि हर माँ बाप बस यही चाहता है कि उसका बेटा सक्सेसफुल हो, उसका बेटा उससे बेहतर करे। यानी अगर मेरे पापा ने कुछ अचीव किया है तो मैं उनसे बड़ा कुछ अचीव करूं। तो मेरे पापा ने कभी मुझे कुछ भी करने से रोका नहीं, बट उन्होंने ये समझाया कि अपने लिए, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए सरकारी नौकरी जो है बेस्ट ऑप्शन है। यूपीएससी तक तुम जाओ, इसी में बड़ा सपना देखो। तो मैं, पापा जो कहते थे पहले, चूंकि दुनिया देखी नहीं होती है, गांव का लड़का, जो पापा ने कह दिया वो हम मान लेते हैं। तो पढ़ाई मेरी चल रही थी। उसके बाद जब मैंने 10वीं कंप्लीट करी, अच्छा इस बीच हमारे गांव में जो भी प्रोग्राम होता था, लाइक जैसे दुर्गा पूजा में कुछ प्रोग्राम हो रहा है, कोई फेस्टिवल हो रहा है, उसमें हमारे पापा जी को ये चाहिए होता था कि हमारा लड़का थोड़ा अलग दिखे। वो इसके कारण मुझे इंग्लिश की स्पीच देने के लिए, भाषण देने के लिए बोलते थे कि तुम पार्टिसिपेट करो, तुम बोलो। इससे उनको लगता था कि जो गांव का परिवेश है उसमें हमारा लड़का थोड़ा अलग हो जाएगा, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होगा, शार्प स्किल का होगा, 10 लोग बैठेंगे तो बोल पाएगा। तो इसलिए मैं इंग्लिश की स्पीच देना शुरू किया गांव में ही। जब भी कोई कोई मुखिया जी ने रख दिया, कोई सरपंच जी ने प्रोग्राम रख दिया, या फिर कोई फेस्टिवल्स में हो। सच बताएं तो इंग्लिश आती नहीं थी, आधी अधूरी, टूटी फूटी, रट्टा मार स्पीच देता था। अब इससे क्या हुआ कि गांव वालों को लगा कि भाई, पापा को ऐसे कहते कि लड़का अभी से अंग्रेजी बोलने लगा, अफसर बनी तारा लड़का अभी से अंग्रेजी बोला था। तो ये जो वर्ड था, ये जो गांव वालों का एप्रिसिएशन था, जो तालियां थी, वो पापा के लिए मतलब एक सपने जैसा था कि वो यही तो चाहते थे कि मेरा बेटा अफसर बने। और लोग जब कहते हैं कि आप, अरे तार बेटा तो अफसर बनी, उनके लिए वो इमेजिनेशन, उनके सपनों का इमेजिनेशन था कि बस अब तो हमारा तीरथ सफल हो जाएगा, हमारा लड़का अफसर बन जाएगा।
लेकिन पापा के लिए यह बात थी। मेरे लिए क्या हुआ कि जब लोग तालियां बजाते थे, जब लोग अप्रिशिएट करते थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ अलग हूँ। लाइक लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, मैं अलग हूँ, मैंने कुछ अलग किया है। वो कह सकते हैं फेम, वो तालियां, वो उनका एप्रिसिएशन मेरे लिए भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ का कारण बनने का मोटिव दिया। वो वहाँ पे हमारे लाइफ का वो मेन पॉइंट था कि पापा के लिए वो लगा, मुझे ये लगा। फिर 10वीं क्लास करने के बाद ऐसा हुआ कि भाई अब हायर एजुकेशन के लिए हमारा लड़का कहाँ जाएगा। तो जैसे आते थे हमारे घर रिश्तेदार, कोई टीचर है, कोई कुछ अपना लाइफ में अच्छा किया है, तो पापा पूछते थे कि हमारा लड़का है, बताइए अब कहाँ भेजें, बताइए, हाई अफसर बनाना है। ऑफिसर नहीं, अफसर, हमारे यहाँ ऐसा होता है। तो बोलते थे कि कहाँ जाया जाए, ऐसे प्लानिंग्स हुई, बहुत सारे ऐसे आते थे कि यहाँ भेज दीजिए, वहाँ भेज दीजिए। फिर ऐसा हुआ कि मुखर्जी नगर और इलाहाबाद के बाद लोअर मिडिल क्लास के बीच की फैमिली के लिए पटना ऑप्शन होता है। तो मैं पटना चला आया। पटना आने के बाद 11th से पढ़ाई मेरी शुरू हुई। अब सबसे बड़ा ड्रामा कहें या फिर क्या पता नहीं, बट सरकारी स्कूल का पढ़ने वाला लड़का गांव से, हिंदी मीडियम वाला, अब शहर आया, बड़े बड़े कोचिंग्स, बड़े बड़े शीशा की इमारतें, खिड़कियां भी शीशे की। अपने यहाँ तो डर से कोई शीशा का खिड़की तो नहीं लगवाता था, बाथरूम में भी शीशा लगा होता था। तो हमने कोचिंग ज्वाइन करा। इंग्लिश मीडियम में लोग बात कर रहे थे, इंग्लिश मीडियम में लोग पढ़ा रहे थे, काफी अलग ही माहौल था। सच बताएं तो हम डर गए थे भाई। गांव में तो लगा था कि हम कुछ हैं, हम कुछ अलग हैं, लोग मेरी बात सुन रहे हैं। यहाँ तो बोलने का मौका तक नहीं मिलता, लोग बोले जा रहे हैं, इंग्लिश की पढ़ाई हो रही है क्लास में, जितने फर्स्ट रॉ के लड़के हैं, सवाल जवाब चल रहा है, लेकिन अपने लिए क्या पढ़ाई हो रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था यार इंग्लिश में ये बोल क्या रहे हैं सर। तो ऐसी चीजों से मैं गुजर रहा था, काफी मुश्किल हुई। मैं ऑलमोस्ट मतलब पढ़ाई वढ़ाई में फिर लगा कि अपने से पॉसिबल नहीं है। सबसे अच्छी बात मेरे केस में ये हुई कि मेरे पापा जो थे एज अ फ्रेंड थे, मतलब बहुत रूढ़िवादी विचार के नहीं थे कि बाप हैं तो फिल्मों जैसा विलेन टाइप होगा, ऐसा नहीं है। पापा हमेशा हमसे बात करते हैं कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम। तो हमने उनसे कहा कि देखिए पापा, ये जो अंग्रेजी का मामला है वो फंस रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम स्पीकिंग चालू करो, क्योंकि गांव में वो भी चाहते थे कि इंग्लिश बोले भाई। तो हमने रेबल स्पोकन इंग्लिश ज्वाइन कर लिया पटना में आकर के। अब शायद सही हुआ ये हमारे साथ या गलत हुआ पता नहीं। वो इसलिए क्योंकि जब हमने स्पोकन ज्वाइन किया तो वहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होते थे। लाइक कोई एनुअल फंक्शन होता था, कोई सरस्वती पूजा, ऐसे फंक्शन वगैरह पे वो लोग स्किट, स्टैंड अप कॉमेडी, ऐसी चीज़ें करते थे। अब मैं ठहरा भाई, हमको तो नए चीज़ों से जानना था, क्यूरियोसिटी अंदर से। मैंने आउटडोर कई क्लासेस किए, एक्टिविटीज़ किए, एनुअल फंक्शंस किए, जिसमें मुझे कभी एक्ट करने का मौका मिले, कभी स्टैंड अप कॉमेडी करने का, कभी मिमिक्री करने का। तो ऐसे ही चल रहा था हमारी लाइफ। और नाना पाटेकर साहब की पता नहीं कहाँ से मिमिक्री मेरे अंदर आ गई, और मैंने एक स्टेज पे वो मिमिक्री किया और काफ़ी हिट हुआ। लाइक वो कहते हैं ना कि स्पोकन इंग्लिश क्लासेस का हीरो टाइप हो जाना, तो ऐसी वो चीज़ें हो गई। और मुझे लगा कि यस, गांव का पढ़ाकू टाइप दिखने वाला लड़का शहर का एंटरटेनर बॉय बन गया है। कॉन्फिडेंस एकदम चरम सीमा पे थी कि अरे भाई इंग्लिश भी आने लगी, अब बिस्किट वगैरह करने लगा, सब कुछ होने लगी। बट मैंने पापा को ये बात नहीं बताई थी कि मैंने ये सब शुरू किया है, क्योंकि मुझे पता था कि अभी रुको, अभी टाइम आएगा। ये सब शुरू हो गया। फिर ये सब के बाद किसी ऑडियंस में से किसी भैया ने बोला कि यार तुम बहुत अच्छा एक्ट करते हो, तुम थिएटर ज्वाइन कर लो। थिएटर हमारे बिहार, यूपी बिहार के लड़कों के लिए थिएटर, जो लोग जानते हैं, थिएटर अलग ही दुनिया है और एक्टिंग वाला थिएटर अलग दुनिया है। तो मैंने तो पहले समझने की कोशिश की वो कौन थिएटर बोल रहे हैं। तो मैं एक्टिंग वाला थिएटर ज्वाइन करने के लिए इच्छुक हो गया। वही कहते हैं ना कि भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ का कारण बनना था मुझे। तो थिएटर चला गया, पापा से नहीं बताया यहाँ पे। तो पापा से नहीं, चला गया थिएटर। फिर इधर इंस्टीट्यूट में इंग्लिश का चक्कर, पढ़ाई समझ में नहीं आई। फिर थिएटर में गया, कुछ नया चीज़, लोग सुन रहे थे मेरी बात, मैं स्टेज पे, लोग नीचे, मैं अपने आप को फील भी आ रहा था। तो थिएटर शुरू हुआ, पढ़ाई डाउन होते गई, कमज़ोर होते गए। और 12th में आकर के बहुत ख़राब नंबर के साथ 2nd डिवीज़न लाया मैंने। अब बहुत हार्ड टाइम था मेरे लिए पापा को बताना। अब सोचिए कि गांव का एक लड़का जब अपने माँ बाप की गाड़ी कमाई लेकर के शहर जाता है पढ़ने के लिए, माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए, और वो वहां जाकर कुछ ऐसा कर रहा है जो अपने पापा को बता भी नहीं सकता, रिश्तेदारों को समझा भी नहीं सकता कि वो एक्चुअली कर क्या रहा है।
वो पापा नहीं समझ सकते कि एक्टर क्या होता है हमारे यहाँ, हमारे फैमिली में था ऐसे, पढ़े लिखे थे बट उनको अभी तक फिल्मी दुनिया बहुत दूर की दुनिया लगती थी। तो मैं काफ़ी डर गया यार कि अब तो सेकंड डिवीज़न आ गया, अब कैसे? अगर फर्स्ट डिवीज़न या टॉपर आता तो मैं पापा को बोलता मैं पढ़ने में तेज़ हूँ, मैंने आपको नंबर दिया, अब मैं ये करूँगा। वहाँ भी दिक्कत हुई। मैंने फिर पापा को बोला, देखिए पापा, मैंने थिएटर जॉइन कर लिया था, तो इसलिए जो है नंबर कम आ गया। अब पापा के दिमाग में एकदम भूचाल आ गया कि कौन थिएटर जॉइन किया है। तो हमने उनको अच्छे से समझाया कि ये है, ये चीज़ें हैं। अब ऐसा लगा कि पापा कभी मम्मी को बोल रहे हैं, तुमने बेटे बिगाड़ दिए। मम्मी कभी पापा को, आपके कारण बेटा बिगड़ गया। घर में ऐसे खाना-वाना नहीं बन रहा, कोई खा नहीं रहा, बात तक नहीं हो रही मेरे से। अच्छा, मम्मी-पापा का तो अलग, रिश्तेदारों का, हैं, तैयारी कर गइल रहन अफसर बने। तैयारी क्या क्या होता है, नचनिया बजनिया बने के। और ये वर्ड आपको मतलब हंसी आ सकती है इस बात को सुन के, लेकिन मेरे लिए मेरे लाइफ का सबसे हार्ड टाइम। कोई ऐसे बोलता है जो आपको अपने अपने पे बिलीव है, अपने ड्रीम्स को आप जीते हैं, आप अपने ड्रीम के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन आपको कोई ऐसे बोलता है तो लगता है यार नहीं, अभी मतलब ये बहुत हो गया। मम्मी पापा नहीं मान रहे थे, ऐसी चीज़ हो रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि यार अपने मम्मी पापा को ना अपने ड्रीम्स के लिए, अपने प्लान्स के लिए मनाना उतना मुश्किल नहीं होता है, अगर सोसाइटी और पड़ोस वाले लोगों का प्रेशर नहीं होता। ऐसी चीज़ें चल रही थी। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, आप भी सही हैं। और हम ऐसा देखते हैं कि बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि यार मेरे पापा जो हैं मेरे ड्रीम्स को फॉलो करने नहीं दे रहे हैं, वो अपनी चीज़ों को थोप रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है ना कि वो नहीं जानते हैं कि आप करना क्या चाहते हैं, वो आपको समझ नहीं पाते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो इसलिए आपको वो रोकते हैं। तो इस समय ऐसा होना चाहिए कि हम अपने ड्रीम्स को, हम अपने प्लान्स को पापा मम्मी के साथ शेयर करें, उन्हें समझाएं, उन्हें भरोसा दिलाएं कि नहीं, मैं ये कर रहा हूं तो मैं ये बेस्ट करूंगा, मैं इसके लिए अपना पूरा जी जान लगा दूंगा। और यही चीज मैंने कोशिश करी पापा को समझाने की। और पापा को लगता था कि पढ़ाई लिखाई छूट जाएगा, इसमें चला जाएगा। तो मैंने पापा के सपन माँ बाप के सपनों और अपने सपनों के बीच एक रास्ता बनाया, मास कम्युनिकेशन का। क्योंकि मीडिया का सेक्टर था और अपने पटना में वही एक ऑप्शन था हमारे लिए। एक्टिंग की पढ़ाई कर नहीं सकता था, ना उतने पैसे थे और ना ही वैसा यहाँ माहौल था। तो मैंने पापा को बोला कि देखिए पापा, ये तो मैं कर रहा हूँ 2 साल से आपको बिना बताए, अब तो छोड़ नहीं सकता, ब्लड में आ गया है, क्या करें? हाँ, ये हो सकता है कि मैं स्टडी भी करूँगा और ये भी करूँगा, मैं मास कम्युनिकेशन करूँगा। पापा ने कहा कि पहले तुम बोले थिएटर करेंगे, फिर तुम बोले एक्टर बनेंगे, फिर तुम बोले मास कम्युनिकेशन। मैंने उनको कहा कि देखिए पापा, ये जो आप टीवी, मतलब हमारे यहाँ टीवी दिन भर चलते रहता है, अगर सीरियल से टाइम मिले तो टीवी चल रहा था, न्यूज़ देख रहे, तो मैंने कहा पापा देखिए ये जो बोल रहे हैं ना सामने आकर के, मैं बस वही करने वाला हूँ। टीवी में आऊँगा, गाँव में आप लोगों को दिखाइए कि आपका बेटा टीवी पे आ गया और जल्दी जॉब भी मिल जाएगी। पापा ने कहा ये तो अच्छी बात है, टीवी पे आ जाओगे। तो पापा को कैसे-कैसे करके हमने अपने मास कम्युनिकेशन के लिए मना लिया। मैंने फिर कहा पापा मुझे एडिटिंग सीखनी है। अब एक और प्रॉब्लम, भाई तुम एडिटिंग भी सीखोगे? मैंने कहा देखिए पापा ऐसा है कि अगर मैं एडिटिंग सीख गया तो शादियों के जो कैसेट आते हैं, वेडिंग्स वीडियोज़ जो आते हैं, उनको एडिट करके मैं अपने पढ़ाई का खर्चा और अपने यहाँ रहने का खर्चा निकाल लूँगा। पापा को लगा कि आओ बेटा गले लगा लें, बट वो जो है मान गए और उन्होंने पैसे दे दिए। बोले ठीक है तुम करो, अच्छी बात है। फिर हमारी एडिटिंग क्लासेस शुरू हुई, थिएटर हमने करना शुरू किया और हमने पढ़ाई अपनी शुरू कर दी। चूँकि पढ़ाई इसी मीडिया फील्ड से था तो इंटरेस्ट था मुझे एक्चुअली। कॉलेजेस स्टार्ट हो गए, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस होने लगा, थिएटर भी शुरू कर दिया हमने। कॉलेज में कोई भी चीज़ होता जैसे मीडिया फील्ड से फिल्म क्रिटिक्स या फिर कुछ भी ऐसे प्रोग्राम्स होते, उसमें मैं 100% देता और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आता। फिर हमने इसी बीच चूँकि मास कम्युनिकेशन कर रहा था तो मुझे मौका मिला एज़ अ एंकर काम करने का टीवी पे। जो गाँव-गाँव तक वो आते हैं, डीडी बिहार करके जो हमारा चैनल आता है, उसपे हमने एज़ अ एंकर काम किया। तो गाँव-वाँव में ऐसा हो गया कि बेटा इनका टीवी पे आ गया, पापा को भी लगा ज़िंदगी सेट है, पर अपने खोपड़े में कुछ और ही बात चल रही थी। फिर हमने रेडियो जॉकी असिस्ट करना शुरू किया। तो ये सब करने के दौरान मुझे ये लगा कि पब्लिक स्पीकिंग जो है अब हमारी सुधर गई है। कॉन्फिडेंट हो गए थे कि अब मुझे इस दिशा में ऐसे चलना है। पहले डायरेक्शन पता नहीं था बट अब डायरेक्शन था अपने पास। तो ऐसी चीज़ें चल रही थी और काफ़ी अच्छा सिनेरियो चल रहा था। उसके बाद जो थिएटर के कुछ दोस्त थे हमारे, जो बड़े भैया और कुछ अपने दोस्त थे, उन्होंने मिलकर के हमारे साथ, हम भी थे उसमें, और एक यूट्यूब चैनल की शुरुआत करी हमने। और उस यूट्यूब चैनल पे बहुत अलग-अलग तरह के वीडियोज़ ट्राई किए हमने, बहुत कुछ करने की कोशिश की और काफ़ी मतलब ऐसा करते थे कि लोग रिलेट कर पाएँ हमसे अपने आप को।
वो चीज़ें चलने लगी, प्रैंक्स बनाना शुरू किया हमने। अच्छी खासी टीम थी। कई सालों तक रात में एडिट करता, दिन में शूट करता, न खाने की सूध न पीने की सूध, 24 घंटे अपने कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान देता पूरी टीम के साथ, और वो चीज़ें रन कर गई। वो चीज़ें लोग रिकॉग्नाइज करने लगे, अप्रिशिएट करने लगे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लाइफ में लगा कि अब तो सेट हो जाएंगे पूरी टीम के साथ। फिर एक दिन अचानक ऐसा आता है जब ऐसा लगता है कि भाई सब कुछ खत्म हो गया। हमारी टीम कोलैप्स कर गई, अपने लोगों ने अपना साथ छोड़ दिया। फिर ना कोई टीम था, न लोग थे समझाने वाले, न समझने वाले। बहुत डर लग रहा था कि भाई जो मैंने सपना देखा था वो तो अब टूट गया है। डर लग रहा था काश मैं पापा की बात को मान लेता, ये फील्ड अपने लिए नहीं था। डर लग रहा था कि क्या सच में पड़ोस वाले जो कहते हैं वो सही हो जाएगा मेरे साथ। इतना टफ टाइम, कॉलेज छोड़ दिया था, दोस्तों को मिलना छोड़ दिया था, और हमारे साथ जो मेरे दोस्त कुछ थे अपने साथ रहते थे जिनसे वो टीम शुरू हुई थी, वो लोग कुछ हमारे साथ थे, वो लोग भी काफ़ी डिप्रेसिव थे। माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब। ऐसा लगता कि अब तो कुछ कर नहीं सकते। फिर मुझे एक रात एहसास हुआ कि जब सरकारी स्कूल का वो लड़का जो अपनी अपॉर्चुनिटीज खुद बनाता था, खुद को आगे करके, अगर वो अपना अपना बोरा बिछा करके अपना जगह वो ले सकता है, यार अब तो बहुत कुछ हमने सीखा है। अब तो मुझे लोग जानते हैं, अब हमारे साथ प्रोग्रेसिव माहौल है। अब हम उस पॉजिटिव वाइब्स में रहते हैं जहां पे अगर हम लोगों को अप्रोच करें कि भाई मेरे साथ ये दिक्कत हो रहा है, तो लोग गाइड कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि अगर वो कर सकता है बच्चा, तो अब मैं भी अपने अपॉर्चुनिटी को खुद क्रिएट कर सकता हूं, मैं भी अपना स्पेस खुद बना सकता हूं। फिर हमने उन्हीं दोस्तों के साथ जो हमारे साथ बच गए थे, अजय, राहुल, रबीस, उन लोगों के साथ मिल करके फिर से एक नई टीम की शुरुआत की, जिसे आज आप लोग वायरल कलाकार के नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं था कि शुरू कर दिया तो सक्सेस मिल गई। कोई चीज शुरू होती है और सक्सेस मिलने तक का सफर बड़ा लंबा होता है। जब हमने वीडियो बनानी शुरू की, आप यकीन नहीं मानोगे, जो हॉस्टल में फोल्डिंग होते थे उसके नीचे वाले बातें को कबार के, और टेप जो आता था कड़ा वाला उसको काट के ट्राइपॉड बना के, और माइक्रोमैक्स का मोबाइल जो शायद ही एचडी शूट करता हो, उससे हमने वीडियो बनाना शुरू किया इतने इनिशियल लेवल पे, जबकि हम इसके पहले अच्छा काम करते थे। एकदम जीरो से स्टार्टिंग। फिर किसी किसी का कैमरा लेकर हमने वीडियो बनाना शुरू किया। एक रोज फेसबुक पे मैकेश एंड मांजिल साहब, जो दो हमारे बड़े भैया हैं, उनका मैसेज आया कि आपको एक स्क्रिप्ट करनी है, आपको एक वीडियो करना है। उनकी वीडियो हमने पढ़ी। फौजी वाली एक स्टोरी थी जिसमें सोल्जर्स की कहानी को बताई जाने वाली थी, उनकी कहानी थी। हमने कहा देखिए भैया, हम ठहरे दुबले पतले 4 फुट के इंसान, पहले और छोटे थे, तो हमसे ये फौजी वाला रोल तो हो नहीं पाएगा। और चूंकि हमारे देश में बहुत इमोशन है फौजियों के लिए, जो कि हम सम्मान करते हैं, तो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। हमने मना कर दिया। हमने बोला कि ना तो हमारे पास उतनी अच्छी एक्टिंग स्किल है, ना फिगर है। तो हमने कहा कि भैया कुछ और ट्राई करते हैं। हमने उन्हीं के साथ मिलकर के बहुत वीडियोस ट्राई किए, कुछ ऐसे जो नॉस्टैल्जिया क्रिएट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पहले होली कैसे मनाई जाती थी, अब कैसे मनाई जाती है, तो ऐसे बहुत नॉस्टैल्जिया क्रिएट करने वाली वीडियोस हमने बनाए। कभी बिहारी पे बना दिया कि भाई बिहारी को ऐसा क्यों बोलते हैं लोग। तो ऐसे चीज़ों को हमने वीडियो के माध्यम से कंटेंट बनाया, और टीम चलने लगी, बहुत अच्छी टीम चलने लगी। वीडियोस थोड़े बहुत हिट होने लगे, ऐसे फैमिली ग्रुप में भी मिलने लगे कि आपके बेटे का वीडियो देखा हमने। फिर हमारी टीम धीरे धीरे बड़ी हुई। फिर हमने अपनी टीम को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू किया जो वन मैन फिल्मी हो, वन मैन आर्मी हो, जो खुद एडिट, शूट और एक्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। तो हमने वायल कलाकार की टीम को ऐसे बिल्ड किया और कई ऐसे वीडियोस बनाए जिसमें हमने लोगों की कहानियां कहनी शुरू की। अब मुझे यूपीएससी करना था, तो यूपीएससी तो कर नहीं पाया, तो हमने यूपीएससी की कहानियां शुरू की, यूपीएससी एस्पिरेंट की कहानियां शुरू की। हमारे जो राइटर साहब थे उन्होंने सोल्जर्स पे कहानियां लिखनी शुरू की। और इसी बीच जो हमारी पहली स्टोरी थी, जब मैंने बात करा कि वो जो पहला स्क्रिप्ट जिसको मैं अपने एक्टिंग स्किल और अपने फिजिक की कमी होने की वजह से नहीं बनाया था, आफ्टर 1 ईयर हमने वो स्क्रिप्ट बनाई, वो वीडियोस बनाया, और वो वीडियोस मेरा चेहरा नेशनल लेवल पे, इंडिया लेवल पे वायरल कर दिया। जो एक्चुअल वायरल कलाकार का वायरल वीडियो बना, वो फौजी की स्टोरी द सोल्जर्स करके है, जिसको हरवंश सिंह और तमाम बड़े सेलिब्रिटीज नेशनल मीडियाज ने उसको फीचर किया, उसको फॉलो अप किया। और वो
हर फौजी की जुबान बनी, आवाज बनी। मेरी आवाज पे कई ऐसे कर्नल्स, कई ऐसे बड़े बड़े ऑफिसर्स ने एक्ट किया, एप्रिशिएट किया। तो आप सोचिए कि जो काम आपको लगता है कि ये हो नहीं पाएगा, लेकिन अगर आप अपने स्किल्स को इंप्रूव करते हैं, अगर आप अपने स्किल्स पे काम करते हैं, तो वो एक दिन काम आपका बेस्ट रिजल्ट देता है। तो अगर वायरल कलाकार ऐसे बन सकता है, अगर हम खुद के सपनों पे भरोसा करके अपने स्किल को लगातार इंप्रूव करके बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं, तो आप अगर अपने हिस्से का मेहनत ऑनेस्टी से 100% एफर्ट से करेंगे, तो आपको अपने हिस्से की सफलता जरूर मिलेगी। अब सोचिए कि अगर वो सरकारी स्कूल वाला बच्चा अपने हिस्से का अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है, तो आप सब भी खुद को आगे करके, खुद को सबसे पहले करके, खुद के लिए जगह जरूर बना सकते हैं, खुद के लिए अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो मेरी तरह ही आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। आपको भी मोटिवेशन मिली होगी अपने सपनों को पूरा करने की। दोस्तों, सपने तो हम सभी देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग अपने सपनों को पूरा करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो भी इंसान अपने गोल्स को अचीव करने में सक्सेसफुल होता है, उन सभी में कुछ कॉमन स्किल्स होती हैं, जैसे कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि स्पोकन इंग्लिश से आती हैं। और दोस्तों, हम सभी इस स्किल को मास्टर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। इस ऐप में हम 1 by 1 वोकैबुलरी के नए वर्ड्स, ग्रामर प्रैक्टिसेस, रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिसेस के साथ साथ अपने जैसे अन्य हजारों स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन इंग्लिश में लाइव बात करके अपनी इंग्लिश को वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं। आज ही अपनी सक्सेस की तरफ पहला कदम लें, भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश ऐप जोश स्किल्स के साथ।